8 सितंबर है। सीवान के एक व्यापारी को 28 अगस्त को अपराधियों ने अपहरण किया था रंगदारी हेतु, और सुभाष प्रसाद उनका नाम है। उसे एसटीएफ की टीम ने देर रात 7 सितंबर को, मतलब कल बुधवार को देर रात एसटीएफ की टीम ने उस जिसको अपहरण अपराधियों ने किया था सुभाष प्रसाद को, उसे सकुशल बरामद कर लिया है। और पहले 3 अपराधी को हाजीपुर से गिरफ्तार किया, और चूंकि वह जिसको अपहरण किया था व्यापारी को, उसका नाम सुभाष प्रसाद था और वह कोरिया थाना सीवान का था, वहां से अपहरण किया था। और बरामद जो हुआ है हाजीपुर से बरामद हुआ है, हाजीपुर से बरामद किया गया है। वहां 3 अपराधी पकड़ाए गए, फिर उनके निशानदेही पर फिर दूसरी जगह छापामारी होती है। कुल मिलाकर 8 अपराधी को एसटीएफ की टीम गिरफ्तार करती है और हथियार और कारतूस बरामद करती है। लगातार इस मामले में पूछताछ चल रही है, क्योंकि 28 अगस्त को ही सुभाष प्रसाद को सिवान से अपहरण कर लिया गया था। लोकल पुलिस पूरी तरह परेशान थी। इसमें एसटीएफ की टीम ने कहीं बेहतर काम किया है। अब चले आइए गुंडा बैंक की बात करते हैं। जो चर्चाएं हैं लगातार गुंडा बैंक को लेकर, कई तरह की खबरें हमारा चैनल लगातार चलाता आया। कई लोगों का नाम है, लेकिन राजेश वर्मा का नाम आने के बाद राजेश वर्मा जो लगातार किसी न किसी प्रकार से मीडिया पर अन्य लोगों पर भी दबाव बनाना चाहता है कि उसका नाम अब अखबार और खबरें में ना चले, उसके परिवार की प्रतिष्ठा का हनन होता है। उसने कई तरह के सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर पोस्ट किए हैं और वह पोस्ट चौंकाने वाले हैं। यदि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप देखिए, ये हरिओम वर्मा का लड़का जिसका नाम राजेश वर्मा है, उम्र 29 साल होगी, लेकिन जब पहली बार एग्जाम देने के लिए बांका जा रहा था तो एक गंभीर मामले में इसका नाम आया। वहाँ डीएसपी हुआ करते थे उस समय, जो अभी एसपी है, कमांडेंट है कहीं, वह जांच के दौरान उसे क्लीन चिट मिल जाती है। इसका मनोबल ऊंचा बढ़ जाता है। उस मामले में कितना दोषी है नहीं है तो कहना कठिन होगा, लेकिन पुलिस अपनी जांच में इसे निर्दोष करार देती है। फिर जब ये उप महापौर रहते हैं तो उस समय नगर आयुक्त रहते हैं श्याम बिहारी मीना, उससे बातचीत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल कर देते हैं। और श्याम बिहारी मीना से भी इनको आईएएस अधिकारी की बातचीत की जो रिकॉर्डिंग होती है, इसे ये फेसबुक सोशल मीडिया पर लगा देते हैं। इनका मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ है कि ये कहीं न कहीं इनके अंदर में कानून का भय नहीं दिख रहा है। परिवार के लोग कहते हैं पर्दे के पीछे कोई नाम नहीं लेना चाहता है, लेकिन भागलपुर का चर्चित सोना पट्टी का बाजार है, जहां से इनके दादाजी ने कारोबार शुरू किया, इनके पिताजी ने कारोबार शुरू किया। वो सोना पट्टी के व्यापारी कहते हैं अपने घर में भी ये किसी की नहीं सुनता है। अपने अहंकार के आगे ये हर गलती को सोचता है कि मैं हर कार्य जो कर रहा हूँ वह बेहतर है, और उसे इस तरह से अपने जो लोग इसके यहाँ नौकरी पर कार्यरत हैं, जो इसके कारोबार में लिप्त हैं, उनसे पोस्ट करवाता है, उल्टा सीधा पोस्ट कराता है सोशल मीडिया पर। और इसने कई गंभीर बातों का उल्लेख किया है सोशल मीडिया पर। जो बातें लिखी है मैं उसे पढ़कर बताता हूँ। यदि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो हरिओम वर्मा के पुत्र हरिओम वर्मा के बारे में, उसकी कार्यशैली के बारे में मेरा एक ही अहम सवाल है। सभी बड़े अखबार में पटना में छपा कि गुंडा बैंक का सरगना है राजेश वर्मा। हमारे चैनल ने आज तक इन शब्दों का उल्लेख कभी नहीं किया। हमारा एक ही था, हमारी खबर का मेन उद्देश्य, कि जहां 2 साल कोरोना महामारी के दौरान लोग रोटी के लिए मोहताज थे, वहां राजेश वर्मा और इसका परिवार लोगों से जमीन की रजिस्ट्री करवा रहा था। और जितनी जमीन की ये रजिस्ट्री करवाया है, अलीगंज, 0 माइल, सबौर और शहर के किन किन क्षेत्रों में, आखिर इतना पैसा कहां से आ गया? देश में बैठी जांच एजेंसी यदि ऐसे लोगों पर अब निगरानी नहीं रखेगी तो आने वाले दिनों में ये किसी महत्वपूर्ण पद पर चले जाएंगे
और फिर वही करेंगे। जब अभी इतनी छोटी सी उम्र में इतना अहंकार की खबर पर इनको देखिए खिंचियाई बिल्ली खंबा नोचे। हमारे चैनल ने सिर्फ ये बताया है कि राजेश वर्मा का नाम गुंडा बैंक में आया है और उसकी जांच चल रही है। इनकम टैक्स विभाग लगातार 4 दिनों तक जांच किया है। ये अपने अहंकार में इतना चूर है। यदि इनकम टैक्स में तैनात दिल्ली के बड़े अधिकारी मेरा चैनल विशाल वर्मा पहले पोस्ट करता है सोशल मीडिया पर, उससे एक दिन पहले राजेश वर्मा जी भी एक पोस्ट करते हैं। राजेश वर्मा जी एक पोस्ट करते हैं, वह नॉर्मल पोस्ट है कि मेरे परिवार को बदनाम किया जा रहा है। और मैं आपको पहले बता देता हूं कि राजेश पोस्ट करते हैं, तब पोस्ट में आपको पढ़ के बता दे करते हैं, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिश्राप दो, कुछ भी कर्तव्य पथ के, किंतु मैं भागूंगा नहीं, वर्तमान नहीं भागूंगा। कुछ लोग द्वारा मेरे परिवार की छवि को खराब करने की लाख कोशिश के बावजूद भी मुझे इस बात की खुशी है कि शहर के हजारों लोग के द्वारा मुझे कॉल मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से खड़े रहने की बात की गई है। ये हमारी ताकत है। आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन लगाए गए गलत आरोप को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हर हर महादेव। और एक सुंदर सी अपनी प्यारी सी फोटो गणेश जी की मूर्ति के साथ पोस्ट करते हैं। फिर उनका छोटा भाई लिखता है, विशाल, अवैध संपत्ति का गाना गाने वाला एक रिपोर्टर अब साक्ष्य के साथ देना होगा कि हरि ओम लक्ष्मी नारायण की कौन सी संपत्ति अवैध है और वह जवाब देने की तैयारी कर ले। फिर आज एक राजेश एक पोस्ट और करता है, जो कि राजेश बहुत समान व्यक्ति है और किस तरह से अनुशासित तरीके से पोस्ट करता है। देखिए, माइक पकड़कर मानो कि हाईकोर्ट का जजमेंट सुना रहा हो, पत्रकार नहीं मानो कि हाईकोर्ट का जज साहब हो। आप देखिए, राजेश वर्मा ने हाई कोर्ट पर टिप्पणी की है, हाई कोर्ट के बारे में लिखा है सोशल मीडिया पर। क्या हाई कोर्ट पर कोई टिप्पणी कर सकता है? हाई कोर्ट न्यायालय के साथ कोई मजाक कर सकता है? फिर लिखा है, माइक वाले जज साहब ने जिस अवैध संपत्ति की बात बार बार चिक कर वह कर रहे हैं, तो आखिर केंद्र की एजेंसी आकर वैसी अवैध संपत्ति को जब्त क्यों नहीं की? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। फिर लिखता है, और गुंडा बैंक के मामले की जांच हाईकोर्ट में चल रही है, तो गुंडा बैंक के मामले में मुझे आरोपी घोषित कर चुके माइक वाले नकली जज साहब अब इन सब का जवाब असली जज साहब को सामने देंगे। अब प्रमाणित करें कि एक भी अवैध संपत्ति और मेरे गुंडा बैंक चलाने का एक भी प्रमाण, और मैं अकेला नहीं हूं। आप देखिए, अंतिम लाइन लिखता है, जो एक प्रकार की धमकी है वो तैयार किया है। हर पल की जानकारी है, चूंकि शहर का रहने वाला हूं, और हर जानकारी, हर व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग, हर प्रमाण मेरे पास सब जगह पर दिया जाएगा। लिखा है, मैं अकेला नहीं हूं, 10 से ज्यादा ऐसे परिवार प्रमाणित करेंगे। कैसे नकली जज साहब अपनी ब्लैकमेलिंग की दुकान चलाते हैं। ये इशारा सिर्फ सीधे मेरी ओर है। और शराफत से चलने वाले लोग किसी कभी परेशान नहीं करते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वह करना नहीं जानते। ये पोस्ट मैं अपने YouTube चैनल पर लगाऊंगा। आप राजेश वर्मा का इस पोस्ट को जरूर पढ़िएगा। देश में बैठी जांच एजेंसी में लगातार कोरोना महामारी से, ये सोशल मीडिया में मेरा चैनल चल रहा है, राष्ट्रीय खबर नौरंगी की मैं चला रहा हूं। इससे पहले मैं लगातार 26-25 वर्षों से प्रिंट मीडिया में काम करता आ रहा हूं। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है और राजेश वर्मा के पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, देश में बैठी जांच एजेंसी ये मालूम करे। इस बीच मेरी हत्या हो जाती है, मैं एक्सीडेंट कर जाता हूं, तो मैं नहीं कहूंगा कि राजेश वर्मा के परिवार ने करा दिया, लेकिन सरकार में बैठी जांच एजेंसी को अपने चैनल के माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि ऐसे अहंकारी लोगों की संपत्ति का जांच कराइए।
जो अपने परिवार की लोगों की बात नहीं मानते हैं। उम्र होती होगी 29 बरस, लेकिन अहंकार तो ऐसा है जो राज दरबार के किसी राजा को नहीं होगा। मेरे पास 22 साल का माननीय मुख्यमंत्री जी, इसकी पूरे फैमिली के 22 साल का लिखा पढ़ी का रिकॉर्ड है। कब कब पुलिस की जांच में इसके परिवार का नाम आया है, और ये कोर्ट की धमकी देता है, न्यायालय की धमकी देता है, हाई कोर्ट को इसने मजाक बना लिया है। देश में कहीं भी कानून और न्याय व्यवस्था जीवित है तो आप देखिए, अभी इनकम टैक्स विभाग ने इसे निर्दोष भी करार नहीं दिया है, लेकिन इसे कानून का 1% भय नहीं है। जिस तरह आम लोगों की जो जिसके साथ ये इसने जाति की है, मैंने जाकर उसका वीडियो बनाया है और एक बार नहीं 10 बार पूछा है, चाहे उमा जी हो या गोविंद शर्मा हो या महेंद्र बंका हो, कि क्या मैंने आप पर दबाव डाला है कि आप जानबूझकर बोलिए राजेश के खिलाफ, हरिओम के खिलाफ। जो बातें उन्होंने मुझे कही है, जो आरोप लगाया है, उसका दस्तावेज मुझे दी। देश में बैठी जो जांच एजेंसी है और बिहार के मुख्यमंत्री यदि मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप देखिए, किसी प्रकार का भय भी राजेश वर्मा को नहीं है, और परिवार के लोग भी मना भी क्या करेंगे, जानते हैं कि बात नहीं मानेगा। बाप बेटा की एक जैसी कार्यशैली ये बताती है कि इसका आगे भविष्य क्या होगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा ये आरोप कभी नहीं रहेगा किसी पर। मेरे साथ कोई घटना घट जाती है, कोई और कुछ हो जाता है कि ये उसी की फैमिली ने कराया होगा, मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो देश में न्याय और कानून व्यवस्था कहीं भी है तो इसके परिवार पर जो जांच चल रही है वह ईमानदारी पूर्वक चले। इसके कई मूल दस्तावेज मेरे पास है, लेकिन इसके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर ये 10-10, 15-15 लोगों की धमकी दे रहा है कि 10-10 लोग आपसे, जिससे मैं कभी बात नहीं करता हूँ, गिनती का फोन में रिसीव करता हूँ। मेरी कार्यशैली है कि मेरे पास जो टेलीफोन है, जो दोनों नंबर है, मैं अपने परिवार के लोग, कुछ पुलिस अफसर, कुछ IAS अधिकारी और कुछ पत्रकार से, मैं किसी बाहरी व्यक्ति से जल्दी अपने टेलीफोन पर व्हाट्सएप और वार्तालाप नहीं करता हूं। लेकिन किस तरह से ये कानून के साथ मजाक बनाया हुआ है, अपनी कम उम्र में ही अपने परिवार को धरातल में पहुंचाने के लिए बीजेपी के एक बड़े नेता से भिड़ गया और विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान कई तरह के आरोप उस नेता पर लगाए। उस नेता को तो दिल में बात लगी होगी, कहीं न कहीं वो अपना प्रभाव दिखाया होगा, लेकिन उसके आगे तो एक इसकी चलने वाली अब नहीं है। तो इसकी बत्ती गुल होती दिख रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मती के आगे अंधकार छा गया है। और एक रिपोर्टर को नकली जज बताता है, हाई कोर्ट का जज बताता है, मजाक उड़ाता है। मेरे लंबे पत्रकारिता के अनुभव को ये मजाक उड़ाता है, मानसिक रूप में मुझे परेशान करने के लिए। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के बड़े आला अधिकारी जानते हैं, करीब 2 दर्जन IPS अधिकारी के खिलाफ मैं लगातार खबर चलाता रहा। कई IPS अधिकारी नाराज हुए, बातचीत करना बंद कर दिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दिए, लेकिन किसी IPS ने कभी ये नहीं लिखा कि मैं हाई कोर्ट का नकली जज हूँ, या मैं दलाल हूँ, या मेरी ब्लैकमेलिंग की दुकान चलती है। ये कितना बड़ा अधिकारी है राजेश वर्मा, कितना महान आदमी है। अरे को जल चढ़ाइए, इतना नेक पुत्र आपको दिया है। पुख्ता प्रमाण होने के बाद सोशल मीडिया में जिन बातों का ये उल्लेख कर रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि इसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका का डर नहीं है। अब मेरे पास अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है, लेकिन कहाँ क्या बातें हो रही है इसे मैं अपने चैनल पर अभी नहीं चलाऊंगा। जब नालसी या थाना में कोई केस जाता है तो मैं बारी बारी से क्या आरोप मेरे ऊपर लगाता है मेरे चैनल पर, मैं पुख्ता साक्ष्य के साथ बताऊंगा। और ये भी अभी नहीं बताऊंगा राजेश वर्मा जी को कि आपकी कितनी उम्र थी और कब मैंने आपके परिवार के लोगों ने मेरे ऊपर लिखा पढ़ी की थी।
कई पुख्ता एविडेंस प्रमाण ऐसे मेरे पास है जो न्यायालय और पुलिस के आला अधिकारी को चौंका सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरे ऊपर 2-3 बार इसने पोस्ट किया है। मैं भी एक इंसान हूँ, दिल में तकलीफ तो कहीं न कहीं होती है। लोग कहते हैं आप सच हैं तो आप डरिए मत, तनाव में मत आइए। कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति, मनुष्य पत्थर का बना हुआ नहीं है। तकलीफ हर इंसान को होती है, तकलीफ मुझे भी हुई है उसके पोस्ट से। लेकिन देश में कहीं न्याय और कानून व्यवस्था जीवित है तो इसने कोरोना महामारी के दौरान, फिर मैं सवाल उठाता हूँ, मैं अवैध संपत्ति का मैंने जिक्र नहीं किया है। जो लोगों ने बयान दिया है वो मैंने चलाया है, वह लोग जीवित है और वह लोग कोर्ट में भी आकर बयान देंगे। उन्होंने जो बयान दिया है मैंने उस पर खबर चलाई है। मेरा एक ही अहम सवाल रहा, जब लगातार अखबार में खबरें आ रही थी तो मेरा एक अहम सवाल रहा कि कोरोना महामारी के दौरान जहां हर व्यक्ति 2 रोटी के लिए सोच रहा था, वहां इसका परिवार जमीन की रजिस्ट्री करवा रहा था। और जमीन की रजिस्ट्री किस तरह से कराई, रजिस्ट्री ऑफिस में क्या क्या हुआ, सरकार की लोमनी को कहां कहां नुकसान हुआ, उसकी एक एक बात, एक एक तथ्य पूरे प्रमाण के साथ मैं बताऊंगा। लेकिन अभी कुछ मूल दस्तावेज आना बाकी है। जांच रिपोर्ट के कुछ मूल दस्तावेज का मैं इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भागलपुर में गुंडा बैंक में कई लोगों का नाम आया, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ छापामारी हुई। कुछ लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, फोन किया जा रहा है कि आप केस कीजिए, जो पैसा लगेगा मैं दूंगा, उस पर केस कीजिए, रंगदारी का केस कीजिए। आपराधिक मुकदमा तैयार किया गया है, पुख्ता एविडेंस, मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग के साथ मैं आपको सारी खबर दिखाता रहूंगा। लेकिन आप देखिए, देश में पत्रकारिता पर सवाल उठने लगा है। लगातार गुंडा बैंक के मामले में खबर छपनी बंद हो गई है, क्योंकि राजेश वर्मा अपना लगातार प्रभाव आम लोगों को और पत्रकारों को दिखा रहा है। जो पोस्ट किया है वो पोस्ट देखिएगा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप मालूम कीजिए कि इसके परिवार की क्या कार्यशैली है और किस किस मामले में इसका जांच नाम आया है। इसने एक जिम इसके नाम पर है, वह जिम में कौन पार्टनर था पहले, फिर पार्टनर से उसका नाम हट जाता है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मैं आपको मेरी खबर पर दिखाऊंगा। लेकिन देश में बैठी जांच एजेंसी, यदि आप सही में कानून और न्याय को मानने वाले हैं तो आप देखिए, जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये लगातार आरोप उन किस पर लगा रहा है, सिर्फ मेरे ऊपर लगाया है, मेरे चैनल पर लगाया है। मुझे हाई कोर्ट का नकली जज बता दिया। इसने कोर्ट को भी मजाक बना लिया, हाई कोर्ट को भी मजाक बना लिया है। देश में बैठी जांच एजेंसी यदि हमारा चैनल देख रही है तो ध्यान दे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।